हेलो एवरीवन। तो इस कहानी के स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम है वार्निंग। और वार्निंग एक सपना देख रही होती है। इसमें वो अपने साथ लू फैमिली के 5th मास्टर जिसका नाम लू भाई है और वो हमारे ड्रामे का मेन लीड है उसी को देखती है। हमेशा सपनों में वो उसको खुद के साथ इंटीमेट होते हुए देखा करती थी और वो उसे यही कह रहा होता था कि अगर तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा मैन हूँ और तुम मेरी वुमन। दूसरी तरफ लू भाई को भी यही सपना आ रहा होता है, लेकिन उसे उस लड़की का फेस याद नहीं होता जिसे वो सपनों में देखता था। ना ही उसे कोई भी आइडेंटिटी थी ये लड़की कौन है, सिवाय इसके कि उसके कॉलर बोन पर एक टैटू बना हुआ है और वो भी बटरफ्लाई जैसा। इसके साथ ही जैसे ही बाह्य की आंख खुलती है तो उसके पास एक लड़की पहुंची हुई थी जो उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ के उसे दूर फेंक देता है और कहता है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे इतना करीब आने की, मुझे टच करने की, इसकी सजा ये है कि तुम्हारा यह हाथ काट दिया जाएगा। वो हमेशा से ऐसा ही रूथलेस था और पूरे शहर पर सिर्फ उसी की ही हुक्मरानी चलती थी। वो था तो लू फैमिली का 5th मास्टर, लेकिन पावर में वो सबसे आगे था और बिजनेस की सारी भाग दौड़ उसी ने ही संभाली हुई थी। इतने में वहाँ पर जाओ की एंट्री होती है जो कि एक डॉक्टर है और बाई ये का नेफ्यू लगता है। वो यहाँ पर उसके लिए कुछ मेडिसिन लेकर आया था क्योंकि बाई ये को नींद नहीं आती, उसे इंसोम्निया है और उसकी नज़रों को देखकर लग रहा था कि जैसे ये बाई के साथ सिंसियर नहीं है। और उसने उसके पास वो पेंटिंग भी देखी थी जिसके बारे में बाई उससे कह रहा था कि अगर मुझे थोड़ी और ज़्यादा नींद आ जाए तो मैं सपनों में इस लड़की का असल फेस भी देख लूंगा, पहचान जाऊंगा ये कौन है। लेकिन जाओ तो बहुत अच्छे से पहचानता था कि ये लड़की कौन है, ये उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो जानबूझकर इसके बारे में बाई को बताता ही नहीं है। और उधर हमें दिखाते हैं कि जैसे ही बाई का सिगार कटता है दूसरी तरफ उस लड़की का हाथ भी कट जाता है। बाई की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, वो इतना रूथलेस था, उसके पास कोई मर्सी नहीं थी, वो किसी को दूसरा चांस नहीं देता था। अब हमें वार्निंग को दिखाते हैं। उसके डैड उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि उस यूजलेस जाओ से तुम अभी के अभी ब्रेकअप करो। मुझे लगा था कि वो लू फैमिली में अच्छा मुकाम रखता होगा, लेकिन वो तो उनका एक इलेजिटिमेट सन है, उसके पास कोई भी पावर नहीं। अगर तुम लू फैमिली में किसी को अपना बना सकती हो तो तुम्हें लू भाई के पीछे जाना चाहिए, इस यूजलेस जाओ के पीछे नहीं। उससे अभी के अभी ब्रेकअप कर लो। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस का फायदा चाहते थे, लेकिन वार्निंग उनके सामने बहुत तड़पती है और कहती है कि प्लीज जाओ के बारे में ऐसा ना बोलें। और वैसे भी बाई उसके बारे में तो हर कोई जानता है कि वो कितना बेरहम है और ऐसे इंसान के साथ मैं कैसे अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। आखिर को मैं आपकी बेटी हूँ, मुझ पर कुछ तो दया करें। लेकिन डैड को उस पर दया क्या आनी थी, वो तो उससे नफरत करते थे उसी टाइम से जब से वो पैदा हुई थी। वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ के पेट में तुम 2 बच्चे थे और मेरा बेटा तुम्हारी वजह से ही मरा है, ये ट्विंस थे। और डैड को इसे तब से ही नफरत है क्योंकि यही जन्म लेने से पहले ही उसके बेटे की कातिल बन चुकी है। वो अभी भी उस पर हाथ उठाते हैं, उसे बहुत टॉर्चर करते हैं और अपनी बेटी को बचाते बचाते वार्निंग की माँ आती है और ये सारा टॉर्चर खुद पर सह लेती है। और इसके बाद उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि वो शॉक में चली गई थी। वो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराती है और उसके बाद जाओ आता है, वार्निंग के जख्मों पर मेडिसिन लगाता है। वो उसके सामने बहुत रोती है और कहती है कि मेरे डैड हमेशा से ऐसे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मॉम की कंडीशन इस हालत तक पहुंच जाएगी उनके इस जुल्म की वजह से। मॉम तो हमेशा से बीमार रहती थी, लेकिन अब तो वो कोमा में ही जा चुकी थी। इतने में जाओ उसे परेशान देखता है तो उसे प्रपोज करने लगता है, कहता है कि तुम मेरी फियांसी बन जाओ, हम दोनों बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। और वार्निंग को भी यही लगता था कि उसकी लाइफ में अगर कोई रोशनी लेकर आ सकता है तो वो यही जाओ है। वो उसे तुरंत ही यस कर देती है। इतने में जाओ को कॉल आती है, उसे ऑर्डर आया था कि वो लू बाई के पास पहुंचे। उसे फिर से अटैक हुआ था और जब भी उसे दौरा पड़ता था उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती थी। अब वो यहाँ पर वार्निंग को अकेले भी नहीं छोड़कर जा सकता था उसके डैड के डर से, तो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ ही चलो, थोड़ी देर का काम है, फिर हम वापस आ जाएंगे। अब वो उसे एक कमरे में ठहराता है और उसके बाद वो मिस्टर लू से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन लू भाई वो उस वक्त अटैक की हालत में था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वो गिरता पड़ता अपने दौरे की वजह से उसी कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर वार्निंग खड़ी हुई थी और वो उसका टैटू पहचान लेता है। वो उसे किस करता है और कहता है कि तुम मेरी वुमन मेरी लाइफ में फाइनली आ ही गई। ये सारा कुछ देखकर वार्निंग तो बहुत घबरा गई थी और वहीं पर ही जो बेहोश करने का इंजेक्शन था जाओ अपने सामान में लेकर आया था, वो उसने तुरंत ही लू भाई को लगाकर उसे बेहोश कर दिया था। लेकिन इस सब की वजह से वो बहुत डर गई थी और जाओ भी जैसे ही पहुंचता है उसे भाई पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो छुपा जाता है। भाई को जब भी सपने आते थे तो उसके सामने वार्निंग का फेस कवर ही रहता था उसकी आंखों पर पट्टी होने की वजह से। वो सिर्फ और सिर्फ उसके टैटू की वजह से उसे पहचान सकता था और अब सपने में उनका ऐसा कनेक्शन था कि वो एक जैसे सपने देखते थे। और यहाँ पर वो उसे धमका रहा होता है कि तुम्हारी रिंग ये दिखा रही है कि तुम किसी से सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा कर चुकी हो, तुम किसी की फियांसी नहीं बन सकती, तुम मेरी वुमन हो। और एकदम से वार्निंग और बाई इकट्ठे ही जाग जाते हैं। वार्निंग तो बहुत ज्यादा डर चुकी थी, वो तुरंत ही अपना टैटू छुपा लेती है और उसके बाद नीचे आती है।
अपने दौरे की वजह से बाई जी को कुछ याद नहीं था, लेकिन फिर भी उसे शक हो रहा था इस लड़की पर। वो उसे जाते जाते रोक लेता है और उसे अपने पास बुलाता है कि ये कौन है। जाओ कहने लगता है कि मेरी असिस्टेंट है, मेरी हेल्प कराने आई थी और अब मेरे साथ ही जा रही है, लेकिन वो उसे अपने पास पकड़कर रोक लेता है और कहता है कि अगर ये तुम्हारी असिस्टेंट है, थेरेपिस्ट है, जानती है मसाज कैसे होता है, तो मैं इसे हायर करना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए ये मुझे मसाज देगी और जब मैं शांत हो जाऊंगा ये चली जाएगी। अब उसे उस पर शक न पड़े तो वानिंग भी चुपचाप उसके साथ चली जाती है और वो जैसे उसके कमरे में पहुंचती है तो उसे पता चल जाता है कि इसे भी मेरे जैसे ही सपने आते हैं और इसने मेरी पहचान क्या रखी हुई है, मेरे टैटू से। वो समझ गई थी कि इंसान बहुत खतरनाक है, ये मुझे पहचान ना ले, इसीलिए मुझे इस टैटू का कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद वो जैसे ही बाई को मसाज देती है तो इतना रिलैक्स होता है कि वहीं के वहीं सो जाता है। लगता है कि उसके इंसोम्निया का भी यही इलाज था और वो थी वानिंग की प्रेजेंस। पर वानिंग इतना डर गई थी, उसने बहुत कुछ सुना था लू बाई की पर्सनैलिटी के बारे में। वो चाहती थी कि वो उसे कभी भी ना पहचान सके, कि इनका सपनों में आपस में कनेक्शन है। वो जाती है और अपना वो टैटू रिमूव करा लेती है। उसकी जगह उसने जाओ का नाम लिखवा लिया था। ये सारा कुछ करते हुए उसे काफी पेन बर्दाश्त करनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी उसे ये पेन कबूल थी। लू बाई ये इतना भी बेवकूफ नहीं था। उसे पता था कि जो लड़की कल जाओ के साथ आई वो कहीं ना कहीं बहुत स्पेशल है। उसने उसके वेयर अबाउट्स का पता कराने को बोल दिया था और उसे पता चल जाता है कि किस फैमिली से, और ये भी पता चल जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट नहीं है जाओ की, बल्कि वो उसे प्रपोज भी कर चुका है। वो उसकी फैमिली कंडीशन भी जान जाता है कि किस तरह से उसके फादर एक अब्यूजर है और उनकी वजह से उसकी माँ इस टाइम पर कोमा में है और उनकी हालत दिन ब दिन हॉस्पिटल में बिगड़ती ही चली जा रही है। वो कहता है कि इसकी माँ को उस हॉस्पिटल से उठा लो और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जाओ अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करने के लिए वानिंग को आज अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन वो डरी हुई थी। वो एक बहाने से एक ज्वेलरी इस तरह की पहनती है कि उसका फेस कवर हो जाए। वो बस यही चाहती थी कि अगर उस पार्टी में बाईजी आया तो वो उसे पहचान ना सके। वो उस पागल का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन जाओ से तसल्ली देता है कि वो कभी भी फैमिली पार्टीज और गैदरिंग्स में नहीं आता, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। अब वो लोग फैमिली डिनर में पहुंच जाते हैं। सारे लोगों को वानिंग बहुत पसंद आई थी और उन्होंने जाओ की उससे शादी को अप्रूव कर दिया था। वो कहते हैं कि थोड़े ही दिनों में तुम लोग शादी अरेंज कर लो, और ये शादी वानिंग अपने डैड की मर्जी के खिलाफ उनसे चोरी चोरी करने वाली थी। पर उन्हें ये नहीं पता था कि सारा कुछ इतना स्मूथली जा रहा है कि सब कुछ बिगड़ जाएगा उस टाइम पर, जब वहाँ पर भाई ये एंट्री करता है और कहता है कि ये कैसे, फिफ्थ अंकल को किसी ने बुलाना गवारा ही नहीं समझा तो मैं खुद ही आ गया। और वो आते ही उसके फेस से वो कवर हटा देता है और कहता है तुम तो इसकी असिस्टेंट थी, कब से फियांसी बन गई, बहुत जल्दी प्रोग्रेस किया है, या फिर मुझसे झूठ बोला था। और उसी टाइम पर एक गलती हो चुकी थी वार्निंग से, और वो ये थी कि सपने वाली रिंग वो उतारना भूल गई थी और उसी रिंग की वजह से बाई उसे पहचान जाता है। बाई था तो फैमिली में सबसे छोटा, लेकिन बड़ों की उसके सामने बोलती बंद हो जाती थी। उसके एक दो भाई आगे से प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है कि ये सोच लो कि अगर मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी गया तो उसका मैं जीना हराम कर दूंगा। इस शहर में उसे कदम रखने की जगह नहीं मिलेगी। वो बिजनेस और पावर में सबसे स्ट्रांग था और हर कोई उससे डरता था। इवन के इस शहर में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी जहाँ पर वो रहता था। वो जाओ को पकड़वा लेता है, वो जैसे ही रेजिस्ट करने की कोशिश करता है और फिर वार्निंग को कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी। अगर तुम चाहती हो कि ये जाओ ठीक ठाक रहे तो रेजिस्ट करने की कोशिश ना करो। और फिर वो जाओ को बचाने की खातिर चुपचाप उसके साथ चली जाती है। वो सारे लोग देखते रह जाते हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो बाई जी के ऑर्डर्स को नल करार दे। और फिर वो घर जाते उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जाओ को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, तुम्हें क्या कीमत चाहिए इसके बदले। वो कहती है मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती। तो वो कहता है ठीक है, तुमने खुद मुझे सख्ती पर मजबूर किया है, अपनी माँ को बचाना चाहती हो तो मेरे पास आ जाओ। वो कहता है कि मैं सख्ती तुमसे करना नहीं चाहता, इसलिए प्यार से कह रहा हूँ। लेकिन उसे धक्का देती है, एक थप्पड़ भी लगाती है और वहाँ से चली जाती है। वो उसे रोकता है कि अगर तुमने ये कदम इस दरवाजे से बाहर निकाला तो फिर सारे कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदार तुम खुद होगी, ये याद रखना। और फिर भी वो वहाँ से चली जाती है। अब फाइनली उनकी वेडिंग का डे आ चुका था। जाओ के साथ वार्निंग खड़ी हुई थी। उन्हें लगता है कि अब सारा कुछ बिल्कुल ठीक होने वाला है, लेकिन इतने में वहाँ पर फिफ्थ अंकल की एंट्री होती है। वो कहने लगता है कि मेरी ही शादी है और तुम में से किसी ने मुझे इनवाइट ही नहीं किया। और साथ ही साथ उसने कुछ वर्ड्स भी उठवाए हुए थे और जैसे ही हम देखते हैं तो वो एक ठोकर मारता है और जिस फोटो में जाओ दुल्हा बना हुआ था उसे गिरा देता है, और जो फोटो वहाँ पर लगवाता है उसमें वार्निंग के साथ वो दुल्हा बना हुआ था। यहाँ पर भाई इतना सज धज के आया था, एकदम ग्रूम की तरह से रेडी होकर। वो कहता है कि आप सारों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वैसे आप लोग ये शादी चाहे तो अटेंड कर भी सकते हैं, लेकिन अब की बार दुल्हा मैं हूँगा, जाओ नहीं। जाओ जैसे ही रेजिस्ट करता है तो उसे अपने आदमियों से पकड़वा लेता है और ठीक ठाक मार पड़वाता है। ये सारा कुछ देखकर वार्निंग काफी घबरा जाती है। वो कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो,
तो वो भी बोलता है कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, फिर भी तुमने उस कमरे से बाहर दरवाज़ा खोलकर कदम निकाला। तुमने खुद मुझे ये सारा कुछ करने पर मजबूर किया है। और जिसके साथ ही वो कहता है कि जाओ ही नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम भी इस वक्त मेरे हाथों में है। अगर इन दोनों की सिक्योरिटी चाहती हो तो चुपचाप इस शादी से इनकार करो और मेरे साथ चलो। यहाँ पर जाओ से रोकने की काफ़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन वर्निंग ने फैसला ले लिया था। वो उन दोनों की जान को दाव पर नहीं लगा सकती थी। वो भी बाईजी के सामने झुक जाती है, अपना ब्राइडल वेल उतार कर फेंक देती है। और यहाँ पर बाईजी सबके सामने उसे किस करता है, अनाउंस करता है शी इज़ माई वुमन और बहुत जल्द मैं इसकी मर्जी से इसे शादी करूँगा। ये कहता हुआ अपनी वुमन को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब वो घर जाता है और उसके आंसू साफ करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं, तुम मुझे खुश नजर आओ, यही मैं चाहता हूँ। वो पूछती है मेरी माँ कहाँ है। वो बोलता है मरी नहीं है, बिल्कुल सेफ है, मेरे हाथों में है। वो गुस्से में उसे थप्पड़ मारती हुई निकल जाती है, लेकिन इतने में असिस्टेंट आता है और बाईजी से कहने लगता है कि आप इसके सामने क्यों खुद को बुरा बना रहे हैं। आप बताएं ना कि जाओ उसे ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दिलवा सक रहा था, इसीलिए आप उसे हायर प्रोफेशनल के पास लेकर गए हैं और इसकी माँ की जान आपने बचाई है, वरना वो कब की मर चुकी होती। लेकिन बाईजी को लगता है कि नेगेटिव कैरेक्टर बनना ही पसंद था। वो कोई भी सफाई उसके सामने प्रेजेंट नहीं करता, बल्कि अपने असिस्टेंट को शट अप कहता हुआ वहाँ से भेज देता है कि कहीं तुम मुझसे जबान न कटवा लेना अपनी। अब वर्निंग वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन उसे रोक लिया जाता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया तब तक जब तक तुम उससे शादी नहीं कर लेते जो यहाँ का मास्टर है। ये सुनते ही वो वहाँ पर तोड़ फोड़ करने लगती है। एक एंटीक वास उसने तोड़ दी थी, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं कहता, ना कोई रिएक्ट करता है। चुपचाप उस वास को रिप्लेस कर दिया जाता है। उसे समझ आ जाती है कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब इतने में वहाँ पर वानिंग के डैड भी आ जाते हैं, जो उससे कहने लगते हैं कि तुमने जाओ से शादी करने की कोशिश की, वो भी मेरी मर्जी के बगैर, और उसके बाद तुम उस शादी से भाग भी गई। किसके साथ भाग गई? वो उस पर अटैक कर रहे थे, उन्होंने उसकी गर्दन पकड़ ली थी। हमेशा से उसे ऐसे ही टॉर्चर किया करते थे, लेकिन अब की बार उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए कोई था, और वो था लू बाईजी, जो अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आता है। और उसे देखते ही उसके डैड भी डर जाते हैं, वो उसके सामने झुक जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे गलत फहमी हो गई थी। मुझे पता होता कि तुम बाईजी के साथ यहाँ से गई हो तो फिर मैं तुम्हें कभी भी कुछ ना कहता, लेकिन बाईजी को एक्सेप्ट नहीं था कि उसकी वुमन पर कोई भी हाथ उठाए। वो ऑर्डर देता है कि इसके डैड के हाथ काट दिए जाए। अब वो उसके डैड को खूब मारते हैं और उनका एक हाथ तो जख्मी हो ही चुका था। अब वो अपनी बेटी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ इस पागल को रोको, और वो भी बेटी थी, उसे भी दया आ ही जाती है। लेकिन उसे अच्छा लगा था कि पहली दफ़ा है जो उसके डैड से कोई उसे प्रोटेक्ट करने में कामयाब हुआ है। वो बाईजी से रिक्वेस्ट करती है कि बस इसे अब छोड़ दो। वो कहता है कि मैं तभी रुकूंगा जब तुम मुझे किस करोगी, और इसके बदले वो उसे किस भी करती है। अब उसने उसके डैड की जान छोड़ दी थी, वो वादे का बिल्कुल पक्का था। अब वो उसके बाद उसके डैड को पकड़कर उससे वर्निंग की पसंद नापसंद, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सी बातें पूछता है और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेता है। लेकिन यहाँ पर भी उसे डैड की कुछ बातें बहुत बुरी लगी थी, जो वर्निंग के खिलाफ नेगेटिव बोल रहे थे। अब ये सारा कुछ सॉल्व करने के बाद बाईजी वर्निंग के कमरे में आना चाहता था। पहले तो वो अंदर घुसने लगता है, फिर थोड़ा शर्मा जाता है। अपने असिस्टेंट को कहता है कि जाओ मैडम को कहो कि मैं आ रहा हूँ। और जैसे ही असिस्टेंट अंदर जाता है वो तो डर जाता है, कहता है कि मैडम भाग गई हैं। बाईजी की तो हालत ही खराब हो जाती है। वो दोबारा से अपने पागलपन में आ चुका था, हर तरफ उसे ढूंढता है, लेकिन इतने में उसे पता चलता है कि वानिंग तो कहीं नहीं गई, बल्कि वो उसके लिए नूडल्स बना रही है। वो कहती है कितना सख्त पैर है, मैं कैसे भाग सकती हूँ, और मुझे पता चला है कि आज तुम्हारी बर्थडे है, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे वाले नूडल्स प्रिपेयर किए थे, लेकिन वो नूडल्स तो गिर चुके थे। तो उससे कहती है कोई बात नहीं, अब तुम्हारे लिए कुछ तो मुझे स्पेशल करना ही चाहिए। तुम्हारे भी तो मुझ पर कितने एहसान है, तुमने मुझे मेरे डैड से प्रोटेक्ट किया, और मेरी मॉम भी तुम्हारे पास है। मैं सारा कुछ एक्सेप्ट करती हूँ। हाँ, इसके बदले मैं तुम्हें कोई बर्थडे पर गिफ्ट देना चाहती हूँ। क्या मुझे तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दोगे? मैं वादा करती हूँ कि 6 बजे तक वापस आ जाऊँगी। ये सुनते ही वो उसे अलाउ कर देता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ, पर टाइम पर वापस आ जाना। उसके बाद उसका असिस्टेंट कहता है कि क्या मैडम के पीछे कुछ लोगों को लगा दें, कहीं ये भाग ना जाए। लेकिन वो फिर भी कहता है कि मुझे उस पर अंधा विश्वास है, मैं उसे जाने दूंगा। लेकिन जैसे ही वार्निंग बाहर जाती है तो वहाँ पर उसे जाओ मिलता है। वो कहता है कि मैंने सारी तैयारी कर ली है और तुम और मैं अब जल्द ही यहाँ से भाग जाएंगे, इतनी दूर जाएंगे कि यहाँ पर बाईजी हमें पकड़ ही नहीं सकेगा। लेकिन इसके साथ ही हमें पता चलता है कि जाओ की नीयत भी कुछ ठीक नहीं है। वो फोन पर किसी से कांटेक्ट में है और उसे कहता है कि जैसा प्लान था सब कुछ वैसा ही जा रहा है। उधर बाईजी बेसब्री से 6 बजने का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही टाइम अप होता है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो केक भी सामने लिए बैठा था, उसने हर चीज बर्बाद कर दी थी। वो पहली दफा अपने बर्थडे मनाने जा रहा था, लेकिन अब जैसे उसके विश्वास को ठेस पहुंचाई गई थी, उसका हर चीज से विश्वास उठ चुका था। वार्निंग को अभी तक उसकी पावर्स का अंदाजा नहीं था। वो जाओ पर भरोसा करके भाग तो गई थी, पर उनको आकर आगे से कोई ब्लॉक कर लेता है और वो बाईजी था।
वो कहता है कि इस शहर में, इस एरिया में मेरी मर्जी के बगैर एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो तुम तो बहुत बड़ी चीज़ हो, अपने प्यार को मैं कैसे इतनी दूर जाने दे सकता हूँ। और फिर जाओ को पकड़वा कर वो बहुत मरवाता है और कहता है कि तुमने फिर से मुझसे गद्दारी करने की कोशिश की है। अब वर्निंग बहुत रोती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, भागूंगी भी नहीं, प्लीज़ जाओ को यहाँ से जाने दो। और उसकी रिक्वेस्ट वो कभी भी नहीं टालता था, कहता है ठीक है, लेकिन इसके बदले उसे एक किस चाहिए थी जो कि वो ले लेता है। बाद में वर्निंग उससे लड़ती है कि वो तुम्हारा नेफ्यू है, तुम ये कैसे कर सकते हो। तो वो भी कहता है कि उसे भी ख्याल रखना चाहिए कि अपनी 5th आर्ट पर क्यों हाथ डालने की कोशिश की। और इसके साथ ही वो जैसे घर पहुंचती है तो पता चलता है कि उसने सारे सर्वेंट्स को पनिशमेंट पर लगा रखा है। वो वहां से भागी थी, इसकी पनिशमेंट उसने उसे तो नहीं दी थी लेकिन सर्वेंट्स को दे दी थी। अब उसे सर्वेंट्स के लिए बहुत बुरा लगता है और असिस्टेंट उसे कहता है कि अगर आप बाईजी को एक दफ़ा खुश कर दें तो शायद वो इनकी पनिशमेंट को माफ़ कर दे। अब वो एकदम तैयार होकर उसके कमरे में जाती है और कहती है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई थी, पर प्लीज़ अपनी बर्थडे तो मनवा लो, मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है। और बाईजी की तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक कमज़ोरी थी और वो वार्निंग थी। वो उसे कहने लगती है कि इसके बदले प्लीज़ तुम इन सर्वेंट्स को छोड़ दो, पर वो कहता है ठीक है, मैं छोड़ दूंगा उनको, लेकिन तुम मुझे केक खिलाओगी, ये मेरी भी शर्त है। अब वो जैसे ही उसे खिलाने के लिए आगे बढ़ती है तो वो बेड पर और पीछे हो जाता है ताकि उसे क्लोज आना पड़े। और फिर उसके बाद उसके हाथ से इस तरह से केक खाता है कि उसे केक खिलाकर उसे किस कर लेता है। और फिर उसके बाद बाईजी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह से वादा तोड़ता नहीं हूँ, हर वादा निभाऊंगा। उसने सर्वेंट्स की सजा भी खत्म कर दी थी और इसके साथ साथ जाओ को फिर से जिंदा छोड़ दिया था। अब यहाँ पर काफी दिन से वार्निंग अंदर रह रही थी और उसने कुछ सर्वेंट्स को अपने साथ लालच देकर मिला लिया था और उनके थ्रू एक दफा फिर से भागने में कामयाब हो जाती है। अब वो बाईजी का पीछा करती है और जाओ को तलाश करती हुई एक पॉइंट पर पहुंच जाती है। उसे पता चलता है कि यहाँ पर बाईजी और जाओ आपस में डील कर रहे हैं। वो जाओ को एक ब्लैंक चेक देता है और कहता है कि तुम इलेजिटिमेट हो, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें देता हूँ, जो मर्जी चाहो इसमें फीड कर लो, लेकिन उसके बदले तुम मेरी वुमन के साथ इंटरफेयर नहीं करोगे। यहाँ पर जाओ ने तो पहचान लिया था कि मास्क पहने जो वेट्रेस बनकर आई है वो वार्निंग है। वो जानबूझकर उसके सामने वो चेक फाड़ देता है और कहता है कि मैं बिकाऊ नहीं और ना ही मेरा प्यार। और फिर जानबूझकर वो वार्निंग के सामने ऐसे एक्टिंग करता है कि जैसे उसे बहुत प्यार करता है। अब बाईजी जैसे ही निकल जाता है तो वार्निंग उससे कहने लगती है कि तुम प्लीज मेरी खातिर खुद को मुसीबत में ना डालो, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, मैं फिर से तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। लेकिन वो उससे कहता है कि ऐसे नहीं, थोड़ी तैयारी से जाएंगे, तुम्हारी मॉम जिस हॉस्पिटल में उसका मैंने पता चला लिया है, वहाँ से मैं उन्हें निकलवा लूंगा और उसके बदले तुम मेरे लिए क्या बाईजी की ऑफिशियल सील लेकर आ सकती हो। अगर वो स्टैंप मेरे पास पहुंच गई तो फिर इसके थ्रू मैं उसे ब्लैकमेल करूंगा, उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये तुमसे वादा करता हूँ। आखिर को वो मेरा भी अंकल लगता है, हम इस बार्गेनिंग टूल रखेंगे अपने पास। अब इस तरह से उसने उसका भरोसा तो जीत लिया था। अब जैसे ही वार्निंग वापस पहुंच रही थी तो उसे पता चलता है कि सिर्फ जाओ ही नहीं बल्कि बाईजी ने भी उसे वहां पहचान लिया था और वो गाड़ी में बैठा उसी का ही वेट कर रहा होता है और कहता है कि तुमने फिर से भागने की कोशिश की। अगर तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ ये याद रखना, मैं वहां पर भी आकर तुम्हें पकड़ लूंगा, तुम मेरी वुमन हो, तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अब वो भी उससे वादा कर लेती है दोबारा से कि मैं अच्छा बिहेव करूंगी और बाईजी जो किसी पर भरोसा नहीं करता था उस पर फिर से भरोसा कर लेता है। अब वो उसे अपने साथ शॉपिंग करने के लिए लेकर जाता है। वो जब ड्रेस चेंज कर रही होती है तो उसके पास आता है, लेकिन यहाँ पर वो जानबूझकर अपना जाओ वाला टैटू से छुपा लेती है। वो ये नहीं चाहती थी कि इसे पता चले कि कोई परमानेंट टैटू है, वरना ये आदमी फिर से पागल हो जाएगा और जाओ को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब वो उससे एक और फरमाइश करता है और कहता है कि तुम पर मैंने ऐसे ही भरोसा नहीं किया, बल्कि इसके बदले तुम मेरे साथ मैरिज रजिस्टर कराओगी, हम लोग ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ बनेंगे। अब वो क्या करती, उसकी कैद में तो पहले ही थी, अब मानना पड़ता है, उसके साथ जाती है और अपनी मैरिज रजिस्टर करा लेती है। अब वो दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ बन चुके थे, लेकिन उसने उसे इजाज़त नहीं दी थी कि बाईजी अभी उसके क्लोज आए। उससे पहले उसे एक बहुत बुरा सपना आ जाता है। वो सपने में देखती है कि उसने उसका जाओ वाला टैटू देख लिया है उसे अनड्रेस करते हुए और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो समझ जाती है कि यही सपना तो उसको भी आया होगा और वो जानना चाहती थी कि वो गुस्से में भरा हुआ कहाँ गया है, कहीं जाओ को नुकसान पहुंचाने तो नहीं जा रहा। और इस तरह से वो मेड्स को ब्लैकमेल करती हुई बाहर के दरवाजे तक पहुंच जाती है। जब देखती है कि वो जाने लगा है तो वो उसे रोकने के लिए बहाना करने लगती है, जानबूझकर सीढ़ियों से गिर जाती है। उसे पता था कि मैं उसकी वीकनेस हूँ। वो अपनी हर मीटिंग, हर इंपॉर्टेंट चीज़ उसके लिए छोड़ दिया करता था। भागता हुआ आता है और उसे चोट लगी थी, उसे पकड़ लेता है। और तो और वो अगले दिन डॉक्टर पर भी काफ़ी गुस्सा करता है कि इसकी चोट की स्वेलिंग क्यों नहीं अभी तक गई, लेकिन वो उसे शांत करा देती है कि इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं, मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। और यहीं पर ही उसे अंदाज़ा हो जाता है कि इसने अभी तक वो टैटू वाला सपना नहीं देखा।
अब वो उसका फिर से विश्वास जीतना चाहती थी, उसे टेम करना चाहती थी। उससे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम ही मेरे लिए सूटेबल हो और अब तो हम हस्बैंड वाइफ भी बन चुके हैं, तो मैंने फैसला किया है कि सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी, मैं यहाँ से नहीं भागूंगी। ये सुनते ही वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो उसे पहले ही वार्न कर देती है कि अभी मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ, तुम मेरे क्लोज नहीं आ सकते। और उसे हर चीज़ एक्सेप्ट थी जो भी वो डिमांड करती थी। अब वो जैसे उसके करीब आता था उसकी इंसोम्निया का मर्ज भी ठीक हो जाता था, वो शांति से सो जाता है। तो वो उसी टाइम पर उसकी स्टडी में जाती है। यहाँ पर उसे पता था कि वो लॉकर पड़ा हुआ है जिसमें इसकी ऑफिशियल सील है। वहीं पर ही जाओ भी छुपते छुपाते पहुंच चुका था और कहता है कि हर चीज़ रेडी है, बस अब तुम जल्दी से लॉकर का पासवर्ड लगाओ और हम इसकी सील लेकर यहाँ से चले जाएंगे। और उस दीवाने ने पासवर्ड भी क्या रखा हुआ था, उस डेट का जब उन दोनों की मैरिज रजिस्टर हुई थी। और फिर इतने में वो लॉकर खुल जाता है। जाओ बहुत खुश होता है क्योंकि उसके हाथों बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और साथ साथ लू बाई की ऑफिशियल सील भी हाथ लग गई थी। लेकिन उसकी खुशी उस टाइम पर अधूरी ही रह जाती है जब कमरे में लू बाई जी एंट्री करता है। उसे इस दफा वार्निंग पर पूरा भरोसा नहीं था क्योंकि उसने उसके साथ एक दफा धोखा भी किया था। वो उसे इतना डरती है कि डर के मारे खंजर निकाल लेती है, लेकिन वो भी हाथ में वो छुरी पकड़ता है और कहता है कि वार करना तो सीधा मेरे सीने पे ही करना, मैं तुम्हारे हाथों मरने को भी तैयार हूँ। और बस जाओ उसके इसी पागलपन का फायदा उठाते हुए उसके हाथ में जो खंजर था वो सीधा घोंप देता है बाई जी के अंदर। और ये सारा कुछ इस तरह से हुआ था कि बाई जी को और वार्निंग को ऐसे लग रहा था मंजर में कि जैसे वार्निंग ने ही ये खंजर चलाया है और उसे मारा है। लेकिन जब वो जख्मी था और क्रिटिकल कंडीशन में था उस टाइम पर वार्निंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और जाओ तो बहुत खुश होता है। वेल फाइनली वो बच तो गया था, लेकिन उसका घाव बहुत गहरा था। अब ऐसे में हॉस्पिटल में ऑर्डर किया जाता है कि वार्निंग उसे देखने के लिए जाए और साथ में खाना भी लेकर जाए। वो जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचती है तो अब की बाहर भी वो उससे कुछ भी नहीं कहता, उस पर अटैक नहीं करता, बल्कि उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हुई है जो तुम मुझे देखने के लिए आई हो। वो कहती है नहीं, मैं बस गिल्टी फील कर रही थी। अब वो अपनी वाइफ को पकड़ता है और बेड पर गिरा लेता है। यहाँ पर वो उसे किस करने ही वाला था कि उसकी नज़र उसके टैटू पर पड़ जाती है और उसे मालूम पड़ता है कि ये टैटू वाकई रियल है और परमानेंट भी, और इसने अपने दिल के करीब जाओ का नाम लिखवाया हुआ है। ये देख सही वो दोबारा से पागल हो जाता है और पागलपन में उसने वो टैटू मिटाने की कोशिश की थी। अब थोड़ी देर बाद उसी कमरे में उसका असिस्टेंट आता है और असिस्टेंट जब देखता है कि वार्निंग यहाँ पर है तो वो कहने लगता है कि बॉस आप इस पर इतना क्यों भरोसा कर रहे हैं, ये फिर से आपकी जान लेने की कोशिश करेगी। असिस्टेंट का लू बाई जी से कुछ ज्यादा ही दिली लगाव था। वो उससे कहने लगता है कि आप चाहे जो मर्जी कर लें, आपके प्यार को कभी भी नहीं समझेगी। ये सब सुनते ही वार्निंग को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है हाँ मैं इसे नफरत करती रहूंगी क्योंकि एक इनह्यूमन है, ये एक दरिंदा है। अब ये सुनते ही एक दफा तो लू बाई जी को काफी दुख होता है और वो उससे कहने लगता है कि मैंने पागलपन की हद तक तुमसे प्यार किया है और मेरा प्यार भी सच्चा है। 1 महीना मेरे साथ रहो, अगर तुम्हें मुझसे प्यार ना हो तो मैं तुम्हें खुद ही आजाद कर दूंगा। और बस उनके बीच ये सेटलमेंट हो जाती है। उसे उसकी ये शर्त मंजूर थी और बस बाई जी तो ये सुनकर ही खुश हो जाता है कि एटलीस्ट 1 महीना ही सही उसकी वाइफ उसको एक और चांस तो दे रही है। अब उसके बाद असिस्टेंट आता है और बताता है कि ये सारा कुछ जाओ ने कराया था और जाओ के पीछे भी कोई है जिसके हाथ में उसकी डोरियां हैं, और इस सब का अंदाजा बाई जी को पहले ही था। वो कहता है कि जाओ तो सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली है और इस पपेट को हम अपने हाथों से उस टाइम पर मसलेंगे जब इसके पीछे की डोरियां चलाने वाला मेरे हाथ लग जाएगा। और फिर इसी के साथ ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली लू बाई जी की ये कंडीशन इस वजह से है क्योंकि उसे इंसोम्निया की बीमारी है और इसी वजह से उसकी साइकी पर बहुत असर हुआ है। ये सब कुछ तब स्टार्ट हुआ था जब वो 10 साल का था और उसके डैड को किसी ने उसकी आंखों के सामने ब्रूटली कत्ल कर दिया था। और उसके बाद ये सारा कुछ देखते हुए भी उसे किडनैप किया गया था और उसे मेंटली फिजिकली इतना टॉर्चर किया गया था कि आज तक वो निशान, वो घाव उसके दिल और दिमाग दोनों पर हैं। उसे कभी भी ठीक से नींद नहीं आई थी, इसी वजह से उसका दीवानापन इतना बढ़ता जा रहा था, कोई भी मेडिसिन उस पर असर नहीं करती थी। और ये सारी कहानी वार्निंग को भी पता चल जाती है और पता चलती है लू बाई जी की मामा के थ्रू। वो बताती है कि मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है, उसने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन उसके मिजाज में इतनी सख्ती और इतना गुस्सा उसकी इस बीमारी की वजह से है और मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी बीमारी का इलाज हो, उसका अच्छे से ख्याल रखना। और फिर हमें पता चलता है कि जाओ को भी छोड़ दिया गया था, वो भी एक चाल के अंडर, और जाओ भी उसी हॉस्पिटल में आता है जहाँ पर बाई जी एडमिट था। और यहाँ पर जाओ को दिखाने के लिए बाई जी जानबूझकर अपनी वाइफ को हक करता है और उसे चैलेंज का इशारा करता है कि अब ये मेरी हो चुकी। और बस लू बाई जी को तो जैसे मौका ही मिल गया था, वो जानबूझकर बीमार होने का और कमज़ोर होने का नाटक करता था ताकि वार्निंग उसकी और केयर करे। और वो उसे कहता था कि देखो तुमने ही मुझे ये घाव दिया है तो तुम इसे हील करोगी और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा केयर किया करो। वो बहाने बहाने से उसके क्लोज होता रहता था
और अब दिन ब दिन उसकी नींद भी बेहतर हो रही थी और उसके मिजाज में भी बदलाव आ रहा था, क्योंकि वर्निंग जब उसके साथ थी तो उसे अच्छा फील होता था, उसे नींद भी अच्छी आती थी और उसका गुस्सा और दरिंदगी भी कम होती जा रही थी। जबकि जाओ एक चाल चलता है, वो वर्निंग के पास आता है और फिर से उसे भड़काने की कोशिश करता है। कहता है कि मेरे साथ लू बाई जी ने बहुत जुल्म किया है, देखो मुझे किस तरह से जख्मी किया है, मेरी तो बहुत मुश्किल से जान बची है। और उसे दोबारा से उसे हमदर्दी होने लगती है। वो उसे फिर से कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को बचा लूंगा। वो उसे ये नहीं बताता कि बाई जी ने बहुत अच्छी जगह से उसकी मॉम का ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दिया है। उसे चोरी चोरी पता चला था कि उसकी मॉम भी इसी हॉस्पिटल में। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को बचाऊंगा उसकी कैद से, और तुम्हारी मामा और हम दोनों इकट्ठे यहाँ से भाग जाएंगे। वो दोबारा से बाई जी के खिलाफ गलत गलत बातें करता है और उसके दिल में नफरत डालता है। ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसकी माँ की भी जान लेना चाहता है और उन्हें होस्टेज रखा हुआ है। साथ ही साथ वो उसे एक मेडिसिन देता है और कहता है कि तुमने बाई जी के खाने में मिला देनी है, और झूठ बोल देता है कि वो जहर भी नहीं है, मैं बस उसे थोड़ी देर बेहोश करूंगा और उसके बाद हम निकल जाएंगे। अब वर्निंग भी ऐसा ही करती है, उसके लिए अपने हाथों से पॉरिश बना कर लाती हैं। बाई जी को शक जरूर होता है क्योंकि उसके लिए कुकिंग नहीं किया करती थी। वो कहता है कि अगर तुमने इसमें जहर भी मिलाया हो तो भी मैं शौक से पीने को तैयार हूँ। वो जैसे ही वो पॉरिश पीने वाला था, वो उसके हाथ से वो प्याला छीन लेती है और गिरा देती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये दीवाना उसके लिए एक और बहुत बड़ी कुर्बानी देने वाला है। उसे पता था कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करती है और उसकी मामा को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और वो उनके लिए ये भी डोनेट करने के लिए रेडी था। ये सारा कुछ वो उससे चोरी चोरी उसकी हेल्प कर रहा था, उसकी मामा को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन असिस्टेंट जब देखता है कि इसी लड़की ने उसकी जान लेने की कोशिश की है, जो लड़का उसके लिए खुद अपनी जान देने को तैयार है, तो वो काफी गुस्सा करता है। कहता है आप ये ऐसे कैसे कर सकती हैं, और वो भी चिल्ला उठती है और कहती है कि तुम इनह्यूमन हो और तुम्हारे साथ मैं कभी भी नहीं रहना चाहती। इतनी नफरत करती हूँ कि चाहती हूँ तुम अभी के अभी मर जाओ। और ये कहती हुई वो वहाँ से निकल जाती हैं। अब इसके बाद लू बाई जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और उसे तुरंत ही इमरजेंसी में ले जाया जाता है। जबकि उधर हमें जाओ को दिखाते हैं, उसे तसल्ली हो गई थी कि जैसे वार्निंग ने उसे ये जहर दे दिया होगा और अब उनका रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन इतने में कोई पीछे से आता है और वार्निंग के सर पर डंडा मार देता है, क्योंकि वार्निंग इस टाइम पर जाओ के साथ जाने से इनकार कर रही थी। वो आदमी मास्क में था और वो आकर कहता है कि इसने उसे जहर नहीं दिया था, लगता है ये उसके प्यार में पड़ने वाली है, ये हमारे हाथ से निकल ना जाए। ये इस टाइम पर बाई जी की सबसे बड़ी कमजोरी है, इसे हम अपने साथ किडनैप करके ले जाएंगे उससे बार्गेनिंग करने के लिए। और बस जब वार्निंग को होश आता है तो उस टाइम पर वो किसी की कैद में थी और जाओ भी उस आदमी के साथ मिला हुआ था। वो मास्क मैन यहाँ पर उस पर अटैक करना चाहता था, लेकिन वो कहता है कि अगर इसको जख्मी देखा तो बाई जी पागल हो जाएगा, हमारी कोई बात नहीं मानेगा, हम इसे अच्छे से ट्रीट करेंगे। और यहाँ पर जाओ उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसकी माँ को भी ले आता है और कहता है कि मैं एक वार करूंगा तुम्हारी माँ ऊपर पहुंच जाएगी, तुम्हारे पास और कोई चांस नहीं सिवाय इसके कि तुम हमारा साथ दो और बाई जी को ब्लैकमेल करो, उसे यहाँ पर बुलाने के लिए तुम ही हथियार हो। और वो लू बाई जी को उसके थ्रू कॉल कराते हैं और वो बहुत नॉर्मली बात करते हुए उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, और एक जगह उसे बुला लेती है। वार्निंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपनी मामा की खातिर कुछ भी कर सकती थी, वो उसे इस दुनिया में सबसे प्यारी थी। उधर बाई जी को अच्छे से पता था कि उसके लिए एक ट्रैप है, क्योंकि यहाँ पर वार्निंग ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया था। उसके सारे असिस्टेंट और बॉडीगार्ड उससे कहते हैं कि प्लीज आप ना जाएं, आप अपनी लाइफ को उसके लिए रिस्क में ना डालें, ये एक ट्रैप है। लेकिन वो कहता है कि आपसे तुम लोगों का मास्टर मैं नहीं बल्कि वार्निंग है, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने मरने की सूरत में उसके नाम करा रखी है और मेरे बाद तुम लोग उसे प्रोटेक्ट करोगे बिल्कुल इसी तरह से जैसे मुझे करते हो। इस वक्त उसकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जान को दाव पर लगाकर अकेला वहां जा रहा था। उधर हमें दिखाते हैं कि किसी तरह से वार्निंग अपने हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और वो जैसे ही उस आदमी पर अटैक करती है तो वो मास्क मैन वापस उस पर हमला कर देता है और उसे बहुत मारता है। और उसी टाइम पर वहां पर हमारा हीरो एंट्री करता है। बाई जी उसे इस हालत में नहीं देख सकता था, कहता है कि किसने हिम्मत की मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की। वार्निंग कहती है कि तुम्हें पता था ये ट्रैप है, तुम क्यों आए फिर यहाँ पर। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान भी दे सकता हूँ। और फिर यहाँ पर जाओ उस पर अटैक कर देता है, उसे काफी जख्मी करता है। वार्निंग को उन्होंने होस्टेज बनाया हुआ था और उसकी खातिर वो उन पर हाथ भी नहीं उठाता, बस उसे सेफ रखने की खातिर। वो उसे कहते हैं कि अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो अपने हाथों से खुद ही अपनी जान ले लो। वार्निंग उसे बहुत रोकती है, चीखती चिल्लाती है, लेकिन वो अपने हाथों से एक खंजर पकड़ता है और अपने दिल में घोंप लेता है। अब वार्निंग रोती हुई उसके पास आती है और कहती है कि तुमने क्या किया, लेकिन तब तक लगता है कि जैसे बाई जी की जान जा चुकी थी। वो मास्क मैन वहां पर तुरंत ही पेट्रोल फेंकने लगता है और कहता है कि इन तीनों की यहाँ जान जाने दो, कोई सबूत नहीं रहेगा हमारे खिलाफ। पर जाओ नहीं चाहता था कि वार्निंग यहाँ पर मरे। वो लोग जैसे ही आग लगाते हैं तो वो वार्निंग की हेल्प करता हुआ बाहर उसकी मॉम को लेकर जाता है। इस सारा समय जाओ ने अपनी आवाज़ भी बदली हुई थी और मास्क भी लगाया हुआ था, लेकिन वो जैसे ही अंदर जाने लगती है तो वो वार्निंग को रोकता है और इसी बीच उसका मास्क उतर जाता है। अब ये देखते ही वार्निंग को बहुत गुस्सा आता है कि तुम एक तो मेरी माँ को होस्टेज बनाया, मेरी जान को दाव पर लगाया
और दूसरा जिसने मेरी खातिर जान दे दी, उसका लव मेरे लिए बहुत प्योर है और मैं उसी के साथ ही यहाँ पर मरूंगी। तुम्हारे साथ जाने से बहुत बेहतर है। और बस जाओ को तो जैसे यही चाहिए था। वो वानिंग से सच्चा प्यार करता ही नहीं था। वो देखता है कि वो आग वाली बिल्डिंग में जा रही है अपनी जान देने, तो वो उसे रोकता भी नहीं, चुपचाप वहां से निकल जाता है। जबकि वानिंग वो अंदर जाती है, उसका थैंक्स करती है और कहती है बाईजी से कि अगर मैं तुम्हारे साथ जी नहीं सकती तो हम यहाँ पर इकट्ठे मरेंगे। उसका हाथ पकड़कर वहीं पर लेट जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद बाईजी को होश आ जाता है। उसका असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स भी वहां पहुंच चुके थे जो उनको रेस्क्यू करते हैं। और फिर इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं कि वानिंग को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि बाईजी खून में लथपथ है और फिर भी उसे बहुत प्यार से उसके फॉरहेड पर एक किस करता है। अब जब वो सोकर उठती है तो बहुत तड़पती है और कहती है कि क्या बाईजी ने मेरी वजह से जान दे दी, वो कहाँ है, उसकी बॉडी कहाँ है। लेकिन उसी टाइम पर उसे पता चलता है कि खुद के लिए इतना तड़पता हुआ उसे देखकर बाईजी काफ़ी खुश हो रहा था। और फिर उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बाहर भेजकर अपनी वाइफ के साथ अकेले समय बिताने लगता है। उससे कहता है कि तुम्हें इस तरह से बेचैन देखकर काफ़ी खुशी हुई और फिर बोलता है कि जाओ से तो मैं बदला लेकर ही रहूँगा। लेकिन वो कहती है कि अगर इसी तरह से अदले बदले का खेल खेलना है तो ये खेल कभी भी ख़त्म नहीं होगा, हम सारों की जान दाव पर लग जाएगी, इस इशू को यहीं के यहीं ख़त्म कर दो। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है तो वो कहती है अगर तुम अग्री नहीं करते तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और वो किसी के हाथों जो ब्लैकमेल नहीं होता था सिर्फ वार्निंग के हाथों हो जाता है और कहता है कि अगर मैं ये मान जाऊं तो। वो कहती है ठीक है, फिर इसके बदले तुम मुझे मेरी मामा से भी मिलने दोगे और उनका अच्छा ट्रीटमेंट भी कराओगे। वो कहता है मैं ये भी मानने को तैयार हूँ, इसके बदले मुझे रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। और फिर आगे बढ़कर वो उसे किस करने लगता है और यहाँ पर वो उसे पीछे धक्का देती है और कहती है कि अभी तुम्हारी हेल्थ तो ठीक नहीं हुई है, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो। और इसके साथ ही उसे अपने कमरे से बाहर फेंक देती है। और इतना बड़ा माफिया जिससे सारा शहर कब कब कांपता था वो धक्का खा के कमरे से बाहर निकला था। ये देखकर तो असिस्टेंट को भी हंसी आ जाती है। अब बाईजी जानबूझकर हर तरफ यही न्यूज़ फैलाने को कहता है कि सबको कहो कि मैं क्रिटिकली इल हूँ और बहुत जल्द मरने वाला हूँ। वो ये न्यूज़ इसलिए फैलाना चाहता था ताकि उसके दुश्मन खुद को स्ट्रांग फील करे और उसके बाद वो टर्न अराउंड करे और उन सबको ख़त्म कर दे। उधर हमें दिखाते हैं कि जाओ वानिंग को कॉल करता है, कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। लेकिन वो कहती है मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। पर फिर बिजाओ ने सोचा था कि थोड़े दिन में ये ठंडी हो जाएगी और मैं दोबारा से इसका दिल जीत लूंगा। जबकि उधर बहुत से लोग बहुत खुश हो रहे थे और कहते हैं कि उसके हार्ट में खंजर लगा है, ये तो बहुत जल्दी मरने वाला है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उसके हार्ट को खंजर ने छुआ भी नहीं था, वो बिल्कुल ठीक ठाक था। पर यहाँ पर जाओ कहता है कि मैंने खुद हॉस्पिटल से भी कंफर्म कराया है और ये खबर बिल्कुल ठीक है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर ही मर जाएगा। अब जब उसके खिलाफ लोगों का एक यूनियन बन चुका था और उस सबको लीड कर रहा था जाओ, वो सब बहुत खुश हो रहे थे कि यहीं पर ही उनकी खुशी और हंसी पर पानी फिर जाता है जब वहाँ पर ठीक ठाक लू बाईजी खुद अपने पैरों पर चलता हुआ एंट्री करता है। एक दफा तो वो सारे लोग उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें हिम्मत आती है और वो सोचते हैं कि ये तो वैसे भी मरने ही वाला है। और इस वक्त उनके पावरफुल बहुत सारे बॉडीगार्ड्स और लोग बाहर खड़े हुए थे। वो लोग एक यूनिटी बन चुके थे तो उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं और कहते हैं कि हम तुमसे ज़बरदस्ती ये सारा कुछ छीन लेंगे, ट्रांसफ़र एग्रीमेंट पर अभी के अभी साइन कर दो। वो कहता है कि अच्छा तुम लोग मुझे अब धमकी दोगे। वो कहते हैं तुम्हें पता है तुम्हारी माँ बूढ़ी है और तुम्हारे बाद उसका कौन ख्याल रखेगा, तुम्हारे पास और कोई चांस नहीं, इस पर साइन कर दो। और वो कहता है चलो ठीक है कर ही देता हूँ। वो जैसे ही साइन करता है उन सारों के चेहरे पर खुशी देखने वाली थी। वो कहते हैं कि अब तुम्हारा नहीं, ये सब कुछ हमारा हो चुका है। वो लोग उससे सीईओ की पोजीशन छीनना चाहते थे, लेकिन इतने में वो जाओ के डैड पर एक घातक घाव भी दे देता है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही हंस रहा था। लेकिन फिर वो उनसे कहने लगता है कि तुम लोगों ने क्या समझा था कि मैं इतना और फिर इसके साथ ही वहाँ पर वार्निंग एंट्री करती है और उसे देखते ही जाओ कहता है कि देखो अब इसकी हर पोजीशन हर पावर मेरी हो चुकी है, मैं इससे ज़्यादा स्ट्रांग तुम्हें बनकर दिखाऊंगा, इसकी साइड पर नहीं तुम मेरी साइड पर आ जाओ। और वो उसे 1-2 थप्पड़ लगाकर कहती है कि मुझे पावर की कभी ऑब्सेशन रही नहीं थी, मैंने तुमसे तब प्यार किया था जब तुम एक अच्छे और सिंपल इंसान हुआ करते थे, लोगों की जान बचाते थे, लेकिन अब मुझे तुम्हारी रियलिटी पता चल गई है। और इसके साथ ही हमें मालूम पड़ता है कि जाओ ने जानबूझकर इसे टारगेट किया था क्योंकि उसे पता था वो जब अपने अंकल को ट्रीट किया करता था तो उसने बताया था कि उसने एक बटरफ्लाई वाले टैटू वाली लड़की को अपने सपनों में देखा है और वही उसकी लाइफ को हैंडल करेगी, वो उसकी वुमन है। और वो जानता था कि ये टैटू किसी और का नहीं बल्कि वार्निंग का है, तो वो जानबूझकर उसे अप्रोच कर बैठा और बाईजी से पहले ही उसकी लाइफ में एंटर हो गया और उसको एक पपेट के तौर पर यूज कर रहा था। वो उसके मुंह पर हर चीज दे मारती है। वो कहता है ठीक है
तुमने मेरी लाइफ से जाना है चली जाओ, लेकिन इसके साथ मिलकर सड़ो। इतने में ऊपर से कोई और एंट्री करता है और पता चलता है कि तो बाई जी की मम्मी है, जो कि इस वक्त कंपनी की प्रेसिडेंट है। वो कहने लगती है कि मैंने थोड़े दिन छुट्टी क्या ली, तुम लोगों ने समझा कि मैं मर गई हूँ। और इसके साथ ही जैसे ही वो लोग अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाते हैं तो पता चलता है कि वो सारे जख्मी हो चुके हैं। उन्हें बाई जी के बंदों ने हैंडल कर लिया था। जाओ कहता है कि चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन इस वक्त ट्रांसफर एग्रीमेंट मेरे नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन वर्निंग कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगा था कि इन डॉक्यूमेंट से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वो तो ये सुनते ही एकदम शॉक्ड रह जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली वर्निंग ने अपनी साइड बदल ली थी। उसे जैसे ही मालूम पड़ा था कि जाओ ने 2 साल उसे पपेट के तौर पर यूज किया और जानबूझकर उसे अप्रोच किया है, तो उसने भी फैसला किया था कि वो बाई जी की साइड पर आएगी, उसकी हेल्प करेगी। और उसने उसके डॉक्यूमेंट्स को रिप्लेस कर दिया था क्योंकि वो उसके लॉकर का पासवर्ड जानती थी। वो कहती है कि एग्रीमेंट तुम्हारे अब किसी काम का नहीं है, और इसके साथ ही बाई जी उस पेपर को फाड़ के फेंक देता है। और फिर वहाँ पर मौजूद सारे लोग अब अपनी पार्टी बदल लेते हैं और बाई जी से कहने लगते हैं कि आप ही हमारे बॉस हैं, ये तो इन दोनों ने हमें भड़काया था, वरना हम आपके खिलाफ क्यों जाते। पर वो उन सारों को वहां से फायर करके भगा देता है कि बस अब अपनी जान बचाने की करो। और इतने में जाओ का डैड वहां कहने लगता है कि मरने से पहले पहले तुम्हारे डैड ने मुझे कहा था कि लू ग्रुप जब तक है तब तक मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा। अब अपने डैड की वसीयत पर तो अमल करो, मुझे यहाँ से तुम नहीं निकाल सकते। लेकिन इसके साथ ही वो कहने लगता है कि अब ये लू ग्रुप रहा ही नहीं है, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी वर्निंग के नाम कर दी है और अब से ये लू ग्रुप नहीं बल्कि जियांग ग्रुप बन चुका है। जियांग वर्निंग का सरनेम था। और ये सुनते ही वो रोने लगता है और कहता है कि इतनी सारी प्रॉपर्टी तुमने कैजुअली एक वुमन को दे दी, क्या तुम पागल हो। वो कहता है हाँ, मैं प्यार में पागल हूँ। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली बाई जी को अपनी पुरानी यादें भी आ गई थी। जिसने उसके डैड को ब्रूटली मर्डर किया था वो कोई और नहीं बल्कि यही जाओ का ही डैड था। और फिर इसके साथ हमें पता चलता है कि जब जाओ कैद में था तो उसने वार्निंग को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। वो उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम को बोन मैरो की ज़रूरत है और मैंने जो टेस्ट कराया था अपने बोन्स का, मेरा और उनका मैच होता है। एक शर्त पर उनकी जान बचाऊंगा और उन्हें डोनेशन दूंगा अगर तुम मुझे यहाँ से भगा दोगी। यही बात बाई जी को भी पता चलती है कि इस वक्त वार्निंग जाओ को भगाने की कोशिश कर रही है, तो वो भी पीछे आता है। लेकिन वो खुद को होस्टेज बनाकर कहने लगती है कि इसे जाने दो यहाँ से। और फिर वो लोग गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। जाओ से कहता है कि बेशक मैं तुम्हें एक अल्टीरियर मूव के साथ मिला था, लेकिन मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया था। लेकिन उसे उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं था। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को बोन मैरो डोनेट तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक और शर्त है और वो ये है कि तुम बाई जी से डिवोर्स लोगी। और वर्निंग को इससे ज़्यादा प्यारी और कोई भी चीज़ नहीं थी कि उसकी माँ की जान बच जाए। वो इस दफ़ा फिर सजाओं के हाथों यूज़ हो जाती है और घर पर बैठा हुआ बाई जी वेट कर रहा था कि बहुत जल्दी मेरी वाइफ वापस आ जाएगी, लेकिन उसकी बजाय आते हैं तो डिवोर्स पेपर्स। वो उसे डिवोर्स मांग रही थी। उधर जाओ ने वार्निंग के साथ फिर से एक चाल चली थी और उसकी ड्रिंक में हॉट होने की मेडिसिन मिला दी थी। वो जैसे ही वो पीती है तो उस पर बेहोशी तारी होने लगती है। वो यहाँ पर उसका एडवांटेज उठाना चाहता था सिर्फ और सिर्फ बाई जी को ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी गर्ल अब मेरी हो चुकी। लेकिन वो उस पर हमला करती है, उसे बेहोश करके खुद वहाँ से भागने की कोशिश करती है और यहाँ पर उसका आमना सामना अपने हस्बैंड से हो जाता है। वो बाई जी से कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो। और उसी टाइम पर असिस्टेंट उसे एक रूम की देता है और कहता है कि आप इसके अंदर जा सकते हैं अपनी वाइफ के साथ। और वो तुरंत ही अपनी वाइफ को उठाकर अंदर ले जाता है। यहाँ पर वो उससे पूछता है कि आर यू श्योर, तुम जानती हो मैं कौन हूँ। वो उसका नाम लेती है और कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं रिपेंट नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ ये समय बिताना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे शांत कर दो। और इसके साथ ही वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब बाई जी बहुत खुश हो गया था, उसकी वाइफ अब रियल में उसकी बन चुकी थी। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वर्निंग काफ़ी शर्मा रही होती है और वो उससे नजरें चुरा कर जाने ही वाली थी क्योंकि वो उसके लिए बुके लेकर खड़ा हुआ था। और यहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा, तुमने मुझे डिवोर्स के पेपर्स भेजे थे। और ये सुनते ही वो उसे मनाने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि सारा कुछ मुझसे जाओ ने कराया था। और उसे मनाने के लिए उसे किस भी करती है। वो कहने लगता है कि तुम उससे क्यों ब्लैकमेल हुई, उसका बोन मैरो नहीं बल्कि मेरा मैच होता है तुम्हारी मम्मी से। लेकिन ये सुनते ही वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि तुम्हारी हेल्थ कंडीशंस पहले ही अच्छी नहीं है, तुम बहुत मुश्किल से रिकवर हुए हो, तुम कैसे डोनेशन कर सकते हो। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये लड़का उसके प्यार में दीवाना है और वो ज़बरदस्ती उसकी मॉम को वो ट्रांसप्लांट करा देता है। और उसके बाद उसकी केयर करने में वर्निंग उसकी बहुत हेल्प करती है, खुद अपने हाथों से उसे खाना और मेडिसिन खिलाती थी। यहाँ पर बाई जी की मम्मी भी आती हैं और वो कहती है कि तुम्हें मैं अपनी बहू के तौर पर स्वीकार करती हूँ। और उसे एक ब्रेसलेट भी देती हैं और अपने बेटे को ऑर्डर करती हैं कि कब तक ऐसे ही फिरोगे, जल्द से जल्द बड़ी सी वेडिंग अरेंज कराओ। इस सेरेमनी में हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि हमारी बहू कौन है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब बाई जी वार्निंग के सामने नील डाउन करता है और उसे प्रपोज करता है वेडिंग के लिए और वो उसे ऑफ कोर्स यस कर देती है। और ये सारा मंजर असिस्टेंट भी चोरी चोरी देख रहा था, वो भी उनको बेस्ट विशेस देता है। और फिर इसी के साथ ही वो लोग अपनी वेडिंग सेरेमनी अरेंज करते हैं। यहाँ पर सबके सामने बाई जी
और वार्निंग दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन एक जाओ था जो उनको इकट्ठे देखकर बहुत जल जाता है। उसका मन करता है कि इनकी लाइफ को बर्बाद कर दे और इसी वजह से वो एक दफा फिर से वार्निंग को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। वो उसे कुछ रिपोर्ट्स भेजता है जिसके अकॉर्डिंग ये था कि वो अपने अंकल की मेडिसिन में बहुत अरसे से पॉइजन ऐड कर रहा था और स्लो पॉइजनिंग की वजह से बहुत जल्द उसकी जान भी जा सकती है। वो बोलता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास इसका एंटीडोट है, और वो सिर्फ बाईजी को बचाने के लिए दोबारा उसके पास पहुंच जाती है। लेकिन वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी, एंटीडोट मैं उसे क्यों दूंगा, मैं तो उसे मारना चाहता हूँ। और इतने में जब वो उसे जबरदस्ती लेकर जा रहा था तो वहाँ पर बाईजी पहुंच जाता है अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जैसे ही वो उसकी वाइफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो उसे गोली मार देता है। और इसके साथ ही जाओ की कहानी का दी एंड हो चुका था। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वर्निंग और बाईजी दोनों काफी खुश नजर आते हैं क्योंकि वर्निंग बहुत जल्दी मामा बनने वाली है। और इसी बात को लेकर बाईजी और वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि अपने बेबी का नाम क्या रखेंगे, और इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।